हेलो स्टूडेंट्स, आइए पढ़ते हैं आरोप गद्य खंड का अगला पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा। इसी पाठ का दूसरा भाग है मेरी कल्पना का आदर्श समाज, जिसके लेखक हैं बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर जी। लेखक बताते हैं कि हमारे समाज में कार्य का विभाजन किया गया, अर्थात बांटा गया, और कार्य को बांटने का उद्देश्य मात्र इतना था कि कोई भी कार्य सही प्रकार से और बहुत अच्छे तरीके से पूरा किया जा सके। अर्थात यदि कोई भी कार्य पूरे तरीके से किसी एक व्यक्ति को दे दिया जाए तो वह उस कार्य को जिस तरीके से और जिस प्रकार से पूरा करेगा, उसी के विपरीत यदि उसी कार्य को एक से अधिक व्यक्तियों में बांट दिया जाए और तब वह कार्य जिस तरीके से होगा, हम उन दोनों तरीकों को यदि तुलनात्मक तरीके से देखें तो हम उसका परिणाम पाएंगे कि जिस कार्य को एक से अधिक लोगों ने किया, मिलकर किया था, वह कार्य बहुत अधिक अच्छे तरीके से हुआ। इसका तात्पर्य था कि जो कार्य है यदि वह एक से अधिक लोगों में बांट दिया जाए तो वे उस कार्य को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, और विशेषकर तब जब वो विभाजन उनकी रुचि के आधार पर किया जाए। यह तरीका था कार्य के बांटने का या श्रम विभाजन का। लेकिन हमारे समाज में जो विभाजन किया गया, या ये कहिए कि जो श्रम विभाजन किया गया, वह जाति प्रथा के आधार पर किया गया। जाति प्रथा पर के आधार पर यदि श्रम विभाजन किया जाए तो हमारे देखने में यह आता है कि इसके बहुत से दुष्परिणाम हुए या दुष्परिणाम हमारे सामने आए। जाति प्रथा के आधार पर श्रम विभाजन करने का जो तरीका था, उसमें बच्चे के जन्म से पहले ही यह निश्चित हो जाता था कि वह बच्चा आगे चलकर बड़ा होकर या भविष्य में क्या करेगा अर्थात कौन सा व्यवसाय चुनेगा। क्योंकि जाति प्रथा के अंतर्गत यदि श्रम विभाजन होता है तो उसमें यह निश्चित होता है कि बढ़ई का बेटा बढ़ई का कार्य करेगा, लोहार का बेटा लोहार का कार्य करेगा। अर्थात जिसके पिता और पूर्वज जिस भी कार्य को करते आए हैं, वह बच्चा भविष्य में उसी कार्य को करेगा, उसी व्यवसाय या पेशे का चुनाव करेगा। इसका दुष्परिणाम हमारे सामने जो निकल कर आया वह यह आया कि व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार कार्य करने का मौका या अवसर नहीं मिला। व्यक्ति इस बात के लिए बंध गया कि जो व्यवसाय या जो पेशा उसके पिता या पूर्वज करते आए हैं वह उसी को करेगा, उसके अतिरिक्त वह कुछ नहीं कर सकता, चाहे उस व्यवसाय या पेशे को करने की क्षमता, योग्यता और रुचि उसमें है या नहीं। लेकिन वह बाध्य है कि वह उसी व्यवसाय को अपनाएगा या उसी कार्य को करेगा। इसका परिणाम यह हुआ कि उस व्यक्ति ने, या ये कहिए कि उस बच्चे ने उस कार्य को इस प्रकार से किया कि वह कार्य मात्र आवश्यकता भर का रहा या फिर वह बोझी के तरीके से किया गया। उस कार्य में उस बच्चे की रुचि ना होने के कारण वह उसमें कुछ अच्छा या कुछ नया शामिल नहीं कर पाया, जिसके दुष्परिणाम हमारे सामने आए। बहुत सारे लोग उस व्यवसाय को बोझे के तौर पर करने लगे, बहुत सारे लोग उसको सिर्फ टालू तरीके से करने लगे और कुछ ने उस कार्य को छोड़ दिया। दूसरा व्यवसाय वह कर नहीं सकते थे और उस व्यवसाय को करने की योग्यता या रुचि उनके अंदर नहीं थी, जिसके कारण वह बेरोजगार हो गए। उनका और उनके परिवार का पालन पोषण बहुत मुश्किल हो गया। तो ये जो सारी चीज़ें थी, यह हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लोगों के लिए घातक साबित हुई। यदि यहीं पर हम देखें कि स्थिति यह होती कि व्यक्ति को उसकी रुचि और योग्यता के अनुसार कार्य करने के अवसर मिलते, या उसे इस चीज़ का बंधन या नहीं होता
कि वह उसी कार्य को करेगा जो उसके पूर्वज करते आए हैं, तो वह उससे कहीं बेहतर कर सकता था। क्यों? क्योंकि जिस कार्य को करने की वह योग्यता रखता है उसके बारे में वह अधिक जानेगा, उसे अधिक जानकारी होगी। दूसरा ये कि जिस कार्य को वह रुचि से कर रहा है उसमें वह कुछ ना कुछ नया करने का सोचेगा, कुछ नया शामिल करेगा और अपनी रुचि के आधार पर उस कार्य को अच्छे परिणाम तक पहुंचा सकेगा। लेखक का कहना था कि यदि हम अपने देश के लोगों से या अपनी नई पीढ़ी से अधिक कुछ प्राप्त करना चाहते हैं या उनसे कुछ अधिक लेना चाहते हैं, उनका अधिक लाभ उठाना चाहते हैं, तो हमें इस जाति प्रथा के आधार पर किए गए श्रम विभाजन को छोड़ना होगा। हम इस श्रम विभाजन के आधार पर यदि कार्य करते रहेंगे या नई युवा पीढ़ी से इस तरह कार्य कराते रहेंगे तो हमें अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे और हमारी युवा पीढ़ी बेरोजगारी में डूब जाएगी। तो लेखक का मानना था कि श्रम विभाजन तो किया जाए लेकिन जाति प्रथा के आधार पर बिल्कुल भी ना किया जाए। क्यों? क्योंकि इसके अनेकों दुष्परिणाम हमारे सामने आते हैं। तो इस तरह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने समाज को आगे बढ़ाने के लिए या समाज के उत्थान के लिए बहुत सारे प्रयास किए, जिनमें वो काफ़ी हद तक सफल भी रहे। उन्हीं में से एक यह था कि जो श्रम विभाजन था जिसे जाति प्रथा के आधार पर किया गया था, आगे चलकर इसे दूर किया गया। आज के समय में यदि हम देखें तो हमारे समाज में जो श्रम विभाजन है वह जाति प्रथा के आधार पर नहीं बल्कि किसी भी कार्य करने वाले व्यक्ति की योग्यता और रुचि के अनुसार है, जिसके अच्छे परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं। हम लोगों की योग्यता का उनकी रुचि के अनुसार प्रयोग करके अधिक लाभ ले पा रहे हैं और वह व्यक्ति भी बेरोजगारी से बच रहे हैं, बेरोजगारी के अंधकार में डूबने से वह बच रहे हैं। इसी पाठ का दूसरा भाग आता है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी वो उस समय समाज की जो व्यवस्था थी, जो तौर तरीके थे, उन सभी से असंतुष्ट थे। वो इससे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें जिन चीज़ों में कमियां दिखाई दी उन्होंने उसमें सुधार करने के प्रयास किए। उसी के अंतर्गत उन्हें समाज की ये जो रूपरेखा थी, जो ये समाज का ढांचा था, वह भी उन्हें अच्छा नहीं लगा। तो वह कहते हैं कि मेरी कल्पनाओं में एक जो समाज है या ये कहिए कि जो समाज होना चाहिए, समाज का स्वरूप जो होना चाहिए वह एक आदर्श समाज का है। और उस आदर्श समाज के जो आधार हैं उन्होंने 3 आधार बताए हैं। उन्होंने कहा है कि मेरी कल्पनाओं का जो आदर्श समाज है इसमें हर व्यक्ति खुश है, प्रसन्न है, संतुष्ट है और उसके 3 आधार हैं। वो 3 आधार हैं समता, स्वतंत्रता और भ्रातृता। अब हम इन तीनों के बारे में जानते हैं। पहला आता है समता अर्थात समानता। उन्होंने कहा कि जो हमारे देश के लोग हैं उन्हें समानता की भावना होनी चाहिए, उनमें समान अवसर मिलने चाहिए। जिसके लिए उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो हम देखते हैं कि एक बच्चा जो गांव के विद्यालय में पढ़ रहा है, जिसके पास ना तो शिक्षा ग्रहण करने के लिए पर्याप्त किताबें या सामग्री है, ना उसके पास शिक्षा प्राप्त करने का कोई साधन है और बहुत अभाव के रहते हुए वह शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो वह बच्चा जो पढ़ने के बाद परिणाम लाएगा उस परिणाम को हम देखें। और दूसरी ओर हम शहर में अच्छे महंगे स्कूल में पढ़ने वाले एक छात्र की शिक्षा को देखें कि वह अच्छे महंगे स्कूल में पढ़ रहा है, उसे सारी किताबें या जो भी आवश्यक सामग्री है वह सारी चीज़ें मिल रही हैं, अच्छा वातावरण मिल रहा है, सारी सुख सुविधाएं उसे प्राप्त है, वह पढ़ रहा है और उसके बाद उसकी शिक्षा का जो परिणाम आ रहा है उस परिणाम को देखकर उन दोनों बच्चों के परिणामों में तुलना करके यदि हम ये कहें कि यह बच्चा बहुत अच्छा है और यह बच्चा पढ़ने में खराब है, तो यह बिल्कुल गलत होगा। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि जब हम उन दोनों बच्चों को
गांव में रहने वाले बच्चे को भी और शहर में रहने वाले बच्चे को भी समान अवसर उपलब्ध कराएं, समानता के आधार पर उन दोनों की शिक्षा कराएं। अब उस शिक्षा के बाद जो भी उनके शिक्षा के परिणाम आते हैं, उस आधार पर हम निर्धारित करें कि कौन सा बच्चा श्रेष्ठ है और कौन सा नहीं। तब हम मानेंगे कि बच्चे को जो भी उसे मिला है वह उसकी योग्यता के आधार पर मिला है। दूसरा आधार उन्होंने बताया स्वतंत्रता। स्वतंत्रता अर्थात आज़ादी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि हर व्यक्ति को विकास के लिए, उन्नति के लिए समान अवसर मिलने चाहिए। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह कौन सा व्यवसाय चुन सकता है, भविष्य के में वह क्या कर सकता है, अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए उसे कौन सा व्यवसाय चुनना है, कौन सा पेशा चुनना है, यह उसके पैतृक आधार पर नहीं बल्कि उसके स्वतंत्र निर्णय के आधार पर होना चाहिए। उसे इस बात की स्वतंत्रता होनी चाहिए कि जिस भी कार्य में उसकी रुचि है या जिसमें भी उसे योग्यता प्राप्त है या जिस कार्य को वह कुशलतापूर्वक कर सकता है, वह उस कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हो। यदि उसे यह स्वतंत्रता मिलेगी तभी वह उसका अच्छा परिणाम हमारे सामने ला सकेगा, अधिक से अधिक लाभ उसे भी मिलेगा और देश को भी उसकी योग्यता का अधिक लाभ मिल सकेगा। तो दूसरा आधार स्वतंत्रता था। तीसरा आधार उनके आदर्श समाज का जो था वह था भ्रातृता। भ्रातृता अर्थात भाईचारा। लेखक का कहना है कि देश के सभी लोगों के बीच भाईचारे की भावना होनी चाहिए। जाति के या धर्म के आधार पर उनके बीच भेदभाव या ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए। उन्हें विकास के समान अवसर मिलने चाहिए। उनके पास कुछ भी कार्य करने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए और साथ ही अपने देशवासियों के बीच या उनके साथ भाईचारे का भाव होना चाहिए। तभी कोई भी व्यक्ति उन्नति कर सकता है, आगे बढ़ सकता है और जीवन में सफलता प्राप्त करके नई ऊंचाइयों को छू सकता है। ऐसा तभी हो सकता है जब उसे समता, स्वतंत्रता और भ्रातृता प्राप्त हो। तो लेखक के अनुसार उनका मानना था कि यदि हमारा जो समाज है इन तीन आधारों पर बना हुआ होगा या हमारे समाज का स्वरूप इन तीन आधारों पर होगा तो अवश्य ही हमारा जो समाज होगा वह एक आदर्श समाज होगा या आदर्श समाज कहलाएगा। इसलिए लेखक ने कहा है कि मेरी कल्पनाओं में जो समाज है वह आदर्श समाज है। उसमें हर व्यक्ति को समान अवसर प्राप्त है, हर व्यक्ति अपना कार्य करने के लिए स्वतंत्र है और हर व्यक्ति के बीच भाईचारे का भाव है। तो इस तरह बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने हमारे समाज को सुधारने के लिए, उसको की उन्नति के लिए बहुत सारे प्रयास किए, जिनमें से कुछ में वो सफल रहे और उनका लाभ आज भी हम उठा रहे हैं या उनसे हम लाभान्वित हैं। तो यहीं पर हमारा पाठ श्रम विभाजन और जाति प्रथा और दूसरा भाग मेरी कल्पना का आदर्श समाज यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।